नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ते हैं इसके बारे में। बेसिकली हमने जो कूलम्स लॉ पढ़ा, अब उसको वेक्टर फॉर्म में हमको लिखना आना चाहिए। तो कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखने की रिक्वायरमेंट क्यों आई? क्योंकि यहाँ पे हमने फोर्स के बारे में पढ़ा था। बेसिकली ये लॉ हमें फोर्स के बारे में बताता है, और फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी। अगर फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हम उसका मैग्नीट्यूड तो पहले ही बता चुके हैं कूलम्स लॉ में। अब वेक्टर फॉर्म में हम उसकी क्या बताएंगे? डायरेक्शन। मैंने कहा एक चार्ज पार्टिकल है Q1 जो कि ओरिजिन से है R1 वेक्टर डिस्टेंस पर। दूसरा पार्टिकल है Q2 जो कि ओरिजिन से है R2 वेक्टर डिस्टेंस की दूरी पर। अब क्योंकि Q1 और Q2 दोनों सेम चार्जेस हैं और हमको पता है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो Q1 Q2 क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर रिपेल करेंगे तो मैंने कहा Q1 ने Q2 को रिपेल करा इस डायरेक्शन में, इसको मैंने लिखा फोर्स टू वन वेक्टर, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ऐसे ही Q2 ने Q1 को रिपेल करा, इसको मैंने लिखा फोर्स 1 2 वेक्टर, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। नेक्स्ट मैंने कहा ये जो Q1 और Q2 हैं ये आपस में भी एक दूसरे से दूरी पे होंगे। अगर मैं इनका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखना चाहूँ तो वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा? यहाँ बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है, इसको ना कुछ इस तरीके से समझते हैं। सपोज़ मेरे पास एक वेक्टर है A1 वेक्टर या A वेक्टर, दूसरा है B वेक्टर, मुझे चाहिए रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर R वेक्टर, ये क्या होगा? मुझे यहाँ से पता है A वेक्टर प्लस R वेक्टर इज इक्वल टू B वेक्टर होगा। तो यहाँ से R वेक्टर किसके इक्वल आ जाता है? B वेक्टर माइनस A वेक्टर, कि R वेक्टर क्या हो चुका है? B वेक्टर माइनस A वेक्टर। अगर ऐसे ही मुझे यहाँ पे ये वाला वेक्टर निकालना है, तो मैंने कहा अगर ये रिजल्टेंट वेक्टर है और मुझे ये निकालना है, तो क्या R1 वेक्टर मेरा इक्वल होगा R2 R वेक्टर होगा। यहाँ से R वेक्टर आ जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो इस डायरेक्शन को मैंने बोला R12 वेक्टर या कैप। सिमिलरली दूसरी साइड के लिए मैंने इसको बोला R21 वेक्टर का कैप। अब अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ F12 वेक्टर क्या है? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। सिमिलरली F21 वेक्टर क्या होगा? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। R12 वेक्टर पोजीशन ऑफ 2 with respect to 1, और R21 वेक्टर पोजीशन ऑफ 1 with respect to 2। अब अगर मैं F12 वेक्टर लिखना चाहूँ, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, 1 पर फोर्स लगा और लगाया किसने? 2 ने। तो मैंने कहा K Q1 Q2 R21 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब क्योंकि हमको पता है जो वेक्टर होता है वो होता है मैग्नीट्यूड इनटू में डायरेक्शन। तो ये मेरा वेक्टर था, ये मेरा मैग्नीट्यूड था, और इसकी डायरेक्शन कितनी हो जाएगी? R21 कैप, R21 कैप। इतनी बात मेरे को समझ में आती है।
फिर मैंने कहा F12 वेक्टर इज इक्वल टू, ये यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। तो ये होगा k q1 q2 बाय में r21 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू में r21 वेक्टर बाय में r21 वेक्टर के मैग्नीट्यूड। अब नीचे स्क्वायर और एक और मैग्नीट्यूड, तो F12 वेक्टर कितना हो गया मेरा, k q1 q2 बाय में r21 वेक्टर के मैग्नीट्यूड की क्यूब इनटू में r21 वेक्टर। सिमिलरली F21 वेक्टर कितना हो जाएगा, k q1 q2 बाय में r12 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब इनटू में r12 वेक्टर। ये था हमारा कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब यहीं पे एक क्वेश्चन आ जाता है, प्रूव कूलम्ब्स लॉ follows न्यूटन थर्ड लॉ। तो इसके लिए मैंने कहा, इसके लिए हमें ना बेसिक वेक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। मैंने कहा अगर ये ए वेक्टर है तो क्या ये माइनस ऑफ ए वेक्टर होगा, इतनी बात मुझे समझ में आती है। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, जो मेरा r21 वेक्टर है और r12 वेक्टर है उन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। ये q1 चार्ज r1 वेक्टर, q2 चार्ज r2 वेक्टर, इन दोनों के बीच में पोजीशन थी। अगर इसको मैंने कहा r21 कैप और इसको कहा r12 कैप, तो यहाँ से मुझे साफ पता लग रहा है जो r12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होगा r21 वेक्टर के मैग्नीट्यूड के, क्योंकि इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो इक्वल है ना, लेंथ इक्वल है। यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये लेंथ क्या है, इक्वल है। बट यहाँ पे क्या है, r12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ r21 वेक्टर, क्योंकि ये कैसे है, ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। तो F12 वेक्टर इज इक्वल टू k q1 q2 बाय में r21 वेक्टर के मैग्नीट्यूड की क्यूब r21 वेक्टर। मैंने इसको खोल के लिखा, खोल के क्या लिखा, इसकी जगह मैंने लिखा r q1 q2 बाय में r12 वेक्टर के मैग्नीट्यूड की क्यूब, डजेंट मैटर, r21 को मैंने लिखा r12 वेक्टर माइनस, तो ये कितना हो गया, माइनस k q1 q2 r12 वेक्टर के मैग्नीट्यूड की क्यूब r12 वेक्टर। अब क्या ये मेरा F21 वेक्टर बन रहा है, तो मैंने इसको लिखा F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21 वेक्टर, और ये प्रूफ हो गया। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बेसिकली हमको क्या कहता है, ये कहता है जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा चार्जेस होते हैं किसी भी सिस्टम में, तो वो किसी एक चार्ज पे जो भी फोर्स लगा रहे हैं उस चार्ज पे लगने वाला नेट फोर्स उन सभी चार्जेस के फोर्सेस के वेक्टर सम के इक्वल होगा। समझते हैं, सपोज यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल है Q नोड, यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल है Q1, यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल है Q2, यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल है Q3। Q3 की Q नोड से दूरी R3, Q2 की Q नोड से दूरी R2, Q1 की Q नोड से दूरी R1। Q3 Q नोड को रिपेल करेगा फोर्स 03 फोर्स ऑन Q नोड बाई Q3। Q2 इसको रिपेल कर रहा होगा F02 और Q1 इसको रिपेल कर रहा होगा F01। तो मैंने कहा जो नेट फोर्स है वो नेट फोर्स क्या होगा, F01 वेक्टर प्लस F02 वेक्टर
प्लस F03 वेक्टर अप टू सो ऑन अगर और भी। अब इसी को हम पहले एक स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखते हैं, फिर इसकी डेरिवेशन करते हैं। तो अगर मैं लिखना चाहूँ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन तो मैं कहता हूँ व्हेन मोर देन टू चार्जेस आर interacting in a system, then net force on any charge is given by the vector sum of all the individual forces present in that system। यहाँ पे एक और बात है इम्पोर्टेंट जो हमको याद रखनी है, वो ये याद रखनी है all the forces are independent of one another। कहने का मतलब एक फोर्स दूसरे फोर्स से इंडिपेंडेंट है, उसको बिल्कुल लेना देना नहीं है कि वो फोर्स कितना लग रहा है, कैसे लग रहा है। कहने का मतलब F01 do not depend on F02 वेक्टर एंड F03। मैंने कहा एक चार्ज था Q नोड, यहाँ पे एक चार्ज था Q1, यहाँ पे एक चार्ज था Q2, यहाँ पे एक चार्ज था Q3। Q नोड की Q1 से दूरी R1 वेक्टर, इस पे फोर्स लग रहा होगा F नोड F1। Q नोड की Q2 से दूरी R2 वेक्टर, इस पे फोर्स लग रहा होगा F02 वेक्टर। Q नोड की Q3 से डिस्टेंस R3 वेक्टर और इस पे फोर्स लग रहा होगा F03 वेक्टर। इतनी सब बातें हमने कर ली थी। अब क्योंकि हम लोग कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ चुके हैं तो उस अकॉर्डिंग लिखते हैं। मैंने कहा F नोड 1 वेक्टर मेरा कितना होगा कि Q नोड Q1 बाय में R1 नोड वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर डॉट R नोड 1 यूनिट वेक्टर। F नोड 2 वेक्टर कितना हो जाएगा कि Q नोड Q2 R20 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर डॉट R20 यूनिट कैप। F नोड 3 वेक्टर कितना हो जाएगा कि Q नोड Q3 बाय में R3 नोड वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर डॉट R3 नोड वेक्टर यूनिट वेक्टर। तो मैंने कहा जो फोर्स नेट है ऑन Q नोड वो बेटा किसके इक्वल होगा F नोड 1 वेक्टर प्लस F नोड 2 वेक्टर प्लस F नोड 3 वेक्टर और अप टू सोन अगर और भी चार्जेस होते, बट क्योंकि मैंने यहाँ पे 3 लिए हैं तो मैं सिर्फ 3 लूँगा कि Q नोड Q1 R1 नोड वेक्टर के मैग्नीट्यूड की क्यूब डॉट R1 नोड वेक्टर प्लस के Q नोड Q2 R2 नोड वेक्टर के मैग्नीट्यूड की क्यूब डॉट R2 नोड वेक्टर प्लस के Q नोड Q3 R3 नोड वेक्टर के मैग्नीट्यूड की क्यूब डॉट R3 नोड वेक्टर। अब जो कॉमन है वो कॉमन ले लिया के Q नोड, अंदर कितना बचा Q1 R1 नोड वेक्टर बाय में R1 नोड वेक्टर के मैग्नीट्यूड की क्यूब प्लस Q2 R2 नोड वेक्टर बाय में R2 नोड वेक्टर के मैग्नीट्यूड की क्यूब प्लस Q3 R3 नोड वेक्टर बाय में R3 नोड वेक्टर के मैग्नीट्यूड की क्यूब।
अब अगर मैं देखूं तो हर टर्म में जो चार्ज है वो चेंज होने लग रहा है और उसका डिस्टेंस, तो मैं क्या करता हूँ इन सब का समीशन कर देता हूँ। तो मैंने कहा एफ नेट कितना होगा, के क्यू नोड समीशन आई इज इक्वल टू 1 से लेके n, अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल है, क्यू आई आर आई ज़ीरो वेक्टर के मैग्नीट्यूड की क्यूब डॉट आर आई नोड वेक्टर।